हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम, स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का दोस्तों एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे ग्रंथि क्या होता है, ग्रंथि के कितने टाइप्स होता है और उसका दोस्तों एग्जाम्पल देखेंगे। मानिए आपसे ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए। 5 नंबर में हो सकता है या इसी क्वेश्चन को 10 नंबर में कैसे पूछ देगा। तो आपसे पूछेगा कि ग्रंथि क्या होता है, ग्रंथि के कितने प्रकार है और अंतःस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल सहित वर्णन करे, तो आपको दोस्तों लिखना पड़ेगा। तो मतलब सीधा समझिए कि 5 से 10 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से ग्रंथि वाला चैप्टर से बनेगा। तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि ग्रंथि होता क्या है, ग्रंथि का कितने वर्गीकरण करे और एग्जाम्पल सहित लिखे। तो चलिए हम सबको देखेंगे ग्रंथि क्या होता है और ग्रंथि का प्रकार देखेंगे। और दोस्तों इसको हमने कैसे ईजी बना के लिखा है बोर्ड पे, जो कि आपको बिल्कुल थ्योरिकल पार्ट से अलग है थ्योरी। देखिए सब थ्योरी ही है, लेकिन इसको हम लिखने का तरीका चेंज कर दिए हैं। आपको ये याद करने का तरीका है, बाद बाकी आप एग्जाम में लिखेंगे वो तरीका अपने हिसाब से लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फ्रेंड आपको सबसे पहले पूछेगा कि ग्रंथि होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे ग्रंथि है, ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले बात देखिए कि एक कोशिकीय या बहुकोशीय कोमल पिंड जिसको रचना बोलते हैं, या कोई अंग जो तरल का स्राव करती है और तरल मुक्त होने के बाद रक्त प्रवाह में शामिल होकर शरीर के लिए उपयोग होता है अथवा शरीर के लिए बाहरी सतह के लिए स्रावित होता है, ग्रंथि कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप चीज़ को समझना होगा कि ग्रंथि क्या होता है। तो फ्रेंड आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं ग्रंथि एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जो दोस्तों मिलन होता है, जो कोमल पिंड होता है, उसके रचना से दोस्तों ये होता है। और ये दोस्तों जो होता है एक कोई अंग में दोस्तों जो तरल को स्रावित करता है। सीधा समझिए कि ग्रंथि एक दोस्तों तरल पदार्थ को स्रावन करने का एक रास्ता है। अब कुछ ऐसे ग्रंथि है जो नली के द्वारा प्रवाहित होता है, कुछ ऐसे ग्रंथि है जो बिना नली के ही रक्त में प्रवाहित हो जाता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पे देखना है। तो जो ग्रंथि है, ग्रंथि के बारे में आपको क्या लिखना होगा कि यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय कोमल पिंडों का रचना है जो शरीर में तरल पदार्थों को क्या करता है, तरल पदार्थों का स्रावन करता है। साथ ही ये क्या करता है, यह तरल मुक्त होने के बाद, मतलब यह तरल जब शराब हो जाता है तो हो सकता है दोस्तों कि ये तरल मुक्त हो गया हो, लेकिन उसके बाद यह क्या है, तरल मुक्त हो जाएगा तो ये रक्त में मिल जाएगा। ये जो ग्रंथि है इससे जो भी तरल जो चीज़ें हैं वो लिक्विड, जो इसको फ्लूइड हम लोग बोलते हैं, ये प्रवाहित होने के बाद, स्रावित होने के बाद ये रक्त में तरल पदार्थ मिल के संपूर्ण शरीर में शामिल होता है, जो शरीर के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ये हो सकता है अंदर में भी ये स्रावन हो सकता है और ये बाहरी सतह पर भी स्रावित हो सकता है, और इसी को हम लोग ग्रंथि बोलते हैं। इजी में समझिए ग्रंथि क्या है। तो ग्रंथि एक कोशीय बहुकोशिकीय एक पिंड का रचना है जो क्या करता है, तरल चीज़ों को क्या करता है, स्रावित करता है। और ये स्रावित कब करता है, तो स्रावित जब तरल चीज़ों को कर देता है, तो जब तरल मुक्त हो जाता है, मतलब स्रावित हो जाता है, तो वो रक्त में मिल जाता है। और रक्त में मिलने के बाद संपूर्ण शरीर में क्या करता है, परिसंचरण होता है, परिभ्रमण होता है, और जो शरीर के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। और ये दोस्तों अंदर में भी स्रावित हो सकता है और शरीर के बाहरी सतहों पर भी स्रावित हो सकता है, और उसी को हम लोग ग्रंथि कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ग्रंथि समझ गए। अब दोस्तों जो ग्रंथि है, आप लोग ग्रंथि का परिभाषा लिखने के बाद लिखेंगे कि ग्रंथि का 3 प्रकार होता है, या ग्रंथि को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन, यहाँ पे देखिए पहला है बाह्यस्रावी ग्रंथि, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सो मतलब बाहर। उसके बाद है अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब एंडोक्राइन ग्रंथि, और तीसरा जो है विषम स्रावी ग्रंथि मतलब हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो ये 3 आप याद रखिएगा। जो ग्लैंड है, ग्लैंड जो ग्रंथि है उसमें 3 प्रकार यानी 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक्सोक्राइन मतलब बाहरी, उसके बाद है इंट्रोक्राइन, यहाँ पे देखिए इंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी, और हेटेरोक्राइन मतलब विषम में होता है, जिसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। तो क्या क्या है, क्या क्या होता है तीनों में, जो कुछ चीज़ें लिखना होगा। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो लिखना होगा। तो इसको देखिए, पहला है बाह्यस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या लिखेंगे, तो साथियों जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ये ग्रंथियाँ एकाकी कोशिका के रूप में हो सकती हैं। दोस्तों आपको ये मैं पॉइंट में लिख दिया हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, बाह्यस्रावी ग्रंथि लिखकर डैश देकर और इसको लगातार लिखना है। आपको ऐसे पॉइंट में नहीं लिखना है, आपको सीधा ये हम याद करने के लिए छोटा छोटा लाइन में इसको क्या किए हैं, विभाजित कर दिए हैं, ताकि आप अच्छे से इसको ईजी में याद कर सके। ऐसे सीधा लाइन बाय लाइन लिखते तो याद नहीं होता।
तो इसीलिए हम ऐसे लिखे हैं। तो देखिए जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है यह एकाकी कोशिका के रूप में भी हो सकता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। वही चीज़ लिखा है कि यह जो ग्रंथि है कौन बाह्यस्रावी ग्रंथि, यह क्या करता है, यह एकाकी कोशिका के रूप में भी हो सकता है। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट है आपका कि ये कोटिका या गुहा के रूप में हो सकता है। दोस्तों जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है यह कोटिका या गुहा, गुहा मतलब कैविटी, कैविटी मतलब क्या होता है, छिद्र। तो दोस्तों बाह्यस्रावी ग्रंथि मतलब छिद्र होगा तब ये तो बाहर निकलेगा, जो तरल पदार्थ है वो बाहर निकल पाएगा। तो वही है एक कैविटी या कोटिका के रूप में हो सकता है। तो ये बाह्यस्रावी ग्रंथि, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट में पॉइंट में लिखे हैं कि यह ग्रंथियाँ एपिथेलियम छिद्रल संयोजी ऊतकों के द्वारा अस्तरित होता है। और बाह्यस्रावी ग्रंथि में आपको याद रखना है कि ये जो कोशिका है कौन बाह्यस्रावी ग्रंथि, ये एपिथेलियम छिद्रल के द्वारा क्या होता है, अस्तरित होता है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना उसी के द्वारा ये क्या होता है, ये अस्तरित होता है। तो ये चीज़ को ध्यान में आप लोग को रखना है, कौन बाह्य ग्रंथि। नेक्स्ट है पॉइंट कि श्रावक सेल मतलब जो श्रावित करता है वैसा कोशिका, इसमें क्या होता है, श्रावक सेल होता है। मतलब जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है ना इसमें जो कोशिका होता है वो श्रावक सेल होता है और तंत्रिका तंतु भी प्रचुर मात्रा में होता है। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि में आपको क्या लिखना है कि इसमें श्रावक कोशिका भी होता है जो तरल पदार्थों का श्रावत करता हो, और इसमें उसके होने के साथ साथ जो तंत्रिका तंतु है वो भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें, बाह्यस्रावी ग्रंथि में। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इसमें सटी हुई धमनियाँ का घना जाल सा बना होता है। और जो बाह्य ग्रंथियाँ होता है उसमें दोस्तों सटा हुआ क्या होता है, जो धमनी होता है ना वो सटा हुआ एक जाल सा बना हुआ होता है। तो ये दोस्तों बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ में इतना पॉइंट में हम लिखे हैं, लेकिन आपको इसको थ्योरी में लाइन से लिख देना है जैसे एक पैराग्राफ में होता है। तो इसके बारे में टोटल पॉइंट यहाँ पे बाह्यस्रावी ग्रंथि है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो यह दोस्तों जो लीवर होता है यकृत वो होगा, अग्नाशय होगा और सैलिवरी ग्लैंड होगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अग्नाशय जो होता है वह अंतःस्रावी भी होता है और बाह्यस्रावी भी होता है। तो इसलिए बाह्यस्रावी में जब होता है तो बाह्यस्रावी में भी एग्जाम्पल में ही होगा अग्नाशय, लीवर भी होगा, और जो सैलिवरी ग्लैंड होता है जिससे लार टपकता है बाहर वो भी दोस्तों क्या है, वह बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो दोस्तों हम लोग क्या देखे हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि में, सबसे पहला देखे हैं कि यह एक कोशिकांग के रूप में हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि इसमें कोटिका और गुहा क्या होता है, मौजूद होता है या हो सकता है गुहा के रूप में, कैविटी के रूप में मतलब छिद्र के रूप में हो सकता है। तब ये तो चीज़ बाहर टपकेगा। जैसे मुंह है तो मुंह में भी दोस्तों क्या है, ये मुंह क्या है, रास्ता है, मतलब एक प्रकार से छिद्र है, तब ये तो लार बाहर टपकेगा। तो यही चीज़ें हैं बाह्यस्रावी ग्रंथिया में। उसके बाद है यह ग्रंथिया एपिथेलियम जो दोस्तों छिद्रल होता है उसके दोस्तों क्या होता है, उसके द्वारा यह अस्तरित होता है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद है कि जो श्रावक सेल होता है इसमें मौजूद होता है, साथ में प्रचुर मात्रा में तंत्रिका तंतु भी बाह्यस्रावी ग्रंथि में होता है। उसके बाद है इसमें सटी हुई दोस्तों धमनियाँ मौजूद होता है जो क्या करता है, जो आपको एक घना जाल सा बनाता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे था आपके बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में। जब बाह्यस्रावी जान गए तो ये दोनों पढ़ना बहुत आसान है। इस दोनों का कंबाइंड ही ए है। और दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथिया क्या होता है, तो यह नालिका विहीन होता है, इसमें नली नहीं होता है। जबकि जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है इसमें नली होता है, लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है इसमें जो भी चीज़ें हैं वो दोस्तों आपके अंदर ही, शरीर के अंदर ही स्रावित होता है और रक्त के माध्यम से संपूर्ण शरीर में क्या होता है, संपूर्ण अंगों तक दोस्तों परिभ्रमण करता है और शरीर के लिए उपयोगी होता है। यही होता है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो चलिए देख लेते हैं। मानव शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। लिखना पड़ेगा कि मानव शरीर में कुछ ऐसे ग्रंथियां हैं, ग्लैंड है, जिसको हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें नालिका नहीं होता है। दोस्तों ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि किस ग्रंथि में नालिका नहीं होता है, ट्यूब नहीं होता है, तो यह अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड ही है जिसमें नालिका नहीं होता है, जिसको नालिका विहीन कहते हैं। आपसे पूछ देगा फिलअप में कि अंतःस्रावी ग्रंथिया डैश होता है, तो नालिका विहीन होता है। ये चीज़ें रखिएगा। इस ग्रंथिया से निकलने वाला स्राव सीधा रक्त में मिलता है। दोस्तों इसमें कोई भी नालिका नहीं होने के कारण अंतःस्रावी ग्रंथिया से कोई भी तरल चीज़ें निकलता है तो सीधा रक्त में ही मिलता है।
नेक्स्ट है कि इसमें जो दोस्तों ये चीज़ें है रक्त में मिलता है जिससे संपूर्ण शरीर के अंगों तक रक्त द्वारा पहुंचकर कार्यान्वित होता है। और दोस्तों ये सीधा जो तरल है रक्त में मिलकर संपूर्ण शरीर तक जाता है और संपूर्ण शरीर में जहां भी दोस्तों जरूरी होता है उसके उपयोगी होता है। और आप लोग जानते हैं यह अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या दोस्तों स्रावित होता है, तो हार्मोन स्रावित होता है। वही दोस्तों जो अंतःस्रावी ग्रंथियां से जो भी हार्मोन दोस्तों स्रावन होगा, जो भी तरल पदार्थ वो सीधा रक्त में मिलकर शरीर के संपूर्ण परिभ्रमण करके शरीर के लिए उपयोगी होता है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसका कुछ दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ का एग्जाम्पल है पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, अधिवृक्क जिसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, और एक जनन ग्रंथि है। जनन ग्रंथि मतलब पुरुष में अलग होता है और स्त्री में अलग होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ग्रंथियाँ हम लोग देख लिए। अंतःस्रावी बिल्कुल आसान था कि इसमें नालिका नहीं होता है। ये मानव शरीर में एक ऐसी भी ग्रंथियाँ होती है जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसमें कोई नालिका नहीं होता है, ये नालिका विहीन होता है और इससे जो भी तरल चीज़ें निकलता है इस ग्रंथि से वो सीधा रक्त में मिलता है और रक्त में मिलने के बाद संपूर्ण शरीर तक परिभ्रमण करने के साथ शरीर के लिए उपयोगी होता है। और दोस्तों क्या करता है, शरीर को उपयोग के लिए क्या करता है, कार्यान्वित करता है। और इसके बाद एग्जाम्पल लिख दीजिएगा थाइमस, थायराइड, एड्रिनल मतलब अधिवृक्क। उसके बाद यहाँ पे जनन ग्रंथियाँ, अग्नाशय भी लिख सकते हैं क्योंकि अग्नाशय दोनों हैं, अंतः और बाह्य दोनों हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड मतलब विषम स्रावी ग्रंथियाँ के बारे में। दोस्तों विषम स्रावी ग्रंथियाँ क्या कहता है, तो कई ऐसे भी ग्रंथियाँ शरीर में है। दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा विषम स्रावी ग्रंथि में कि बहुत सारे शरीर में ऐसे ग्रंथियाँ हैं जो कि विषम स्रावी ग्रंथियाँ यानी मिश्रित ग्रंथियाँ हैं जिसका स्राव नलियों द्वारा एवं बिना किसी नली के सीधे उत्कीय द्रव द्वारा रक्त में प्रवाहित होता है। अब दोस्तों मैंने क्या बताया कि इस दोनों का कंबाइंड ही ए है। तो इसमें क्या होता है, बाह्य स्रावी में नलियाँ होता है, नली के द्वारा चीज़ें तरल पदार्थ से क्या होता है स्रावित होता है, फिर रक्त में जाके मिलता है। लेकिन अंतःस्रावी में कोई नली नहीं होता है, सीधा जाके रक्त में मिल जाता है, जो तरल स्रावित होता है और सीधा रक्त में ही मिलता है। तो यही कहता है इसमें कि जिसका स्रावन नलियों के द्वारा भी होता है और बिना नलियों के द्वारा भी रक्त में जाकर मिलता है और क्या होता है उत्कीय द्रव के द्वारा रक्त में प्रवाहित हो जाता है। ये चीज़ें हैं। इनमें दोनों प्रकार के स्राव होता है। मतलब ये जो विषम स्रावी है जिसको हम लोग मिश्रित ग्लैंड बोलते हैं, ये होता है यह अंतः भी स्रावित होता है मतलब अंदर भी स्रावित होता है और यह बाह्य भी स्रावित होता है। तो यही दोनों कंबाइंड है जिसको हम लोग मिश्रित बोलते हैं। नेक्स्ट है कि इन्हीं ग्रंथि को मिश्रित या विषम स्रावी कहा जाता है। दोस्तों इसीलिए इसको जो है हेटेरोक्राइन ग्लैंड को मिश्रित ग्रंथि या विषम ग्रंथि बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट है अग्नाशय और पैंक्रियाज जो होता है दोस्तों वो विषम स्रावी ग्रंथि होता है जिसमें दोस्तों दोनों प्रकार के अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार से जो हार्मोन होता है स्रावन होता है। और जो हम तरल भाषा का यूज कर रहे थे, कहा जाए तो वो जो तरल है वो एक हार्मोन होता है जो एक तरल के रूप में होता है और संपूर्ण शरीर में जाता है, मिलता है ब्लड के साथ और जिस हार्मोन का जो काम होता है वो करता है संपूर्ण अंगों में जाके संपूर्ण और विभिन्न अंगों का अलग अलग हार्मोन स्रावन होता है। तो यही कहता है कि संपूर्ण यही अंतःस्रावी में कहता है कि संपूर्ण अंगों में जाके शरीर के क्या करता है रक्त के द्वारा वह कार्यान्वित करता है अंगों से और फिर स्रावन होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग को टोटल समझ में आ गया होगा ग्रंथि क्या है, ग्रंथि का प्रकार और सभी प्रकार का जो चीज़ें इंपॉर्टेंट था उसको हम लोग देख लिए हैं। 5 नंबर में पूछेगा तो टोटल छाप दीजिएगा, 10 नंबर में पूछेगा तो टोटल छाप दीजिएगा और अंतःस्रावी के बारे में पूछ देगा तो लिख दीजिएगा और उसका एग्जाम्पल 4-5 लिख दीजिएगा जो कि यहाँ पर लिखा गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।